नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, इसमें भी जो फिजिक्स आएगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, द लिक्विड कंटेनर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हेडिंग डालो, द लिक्विड कंटेनर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द लिक्विड कंटेनर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। The liquid container subjected to constant acceleration. देखो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स वो बहुत सारे लोगों को खुश होने का मौका देती है ना। अगर किसी का वजन ज्यादा हो और वेट मशीन को देखने के बाद में उसको दुख होता हो कि वेट मशीन काश मुझे रीडिंग कम बताती, है ना, तो वो वेट मशीन आपको रीडिंग कम बता सकती है। कहाँ बताती है कम? जैसे अगर आप अपना वजन यदि पानी में जाकर के तोलोगे, इनसाइड वाटर, बॉयंसी लगता है, तब कम बताती है। एक आप जेई के टाइम पे ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता था फिजिक्स के अंदर कि आप एक लिफ्ट में जा रहे हो और अचानक से उस लिफ्ट का यदि वायर टूट जाए तो आप नीचे की तरफ जा रहे थे, एक मोटी औरत थी, है ना, नीचे की तरफ जा रही थी, उसके हाथ में संयोगवश उस समय क्या था, वेट मशीन भी थी। तो उसने कहा कि चलो जाते जाते वजन तोल लेते हैं कि कितना वजन है कितना नहीं है ना। तो वजन उसने किया और उसका वजन कितना दिखाएगा वेट मशीन, बताना जरा, कितना दिखाएगा? 0। क्यों दिखाता है 0, है ना? इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो समझो जरा, ध्यान देना। अगर कोई भी मास, ठीक है, कोई भी जो मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? m/g लगता है। अब वो लिफ्ट क्या फ्री फॉल कर रही थी क्या? लिफ्ट कर रही थी फ्री फॉल। फ्री फॉल करने का मतलब है कि नीचे की तरफ वो एक्सेलरेट कर रही है, और फ्री फॉल का मतलब है वो एक्सेलरेशन कितना है? ग्रेविटी के बराबर है। तो न्यूटन ने ये बोला है कि अगर कोई भी चीज एक्सेलरेट करती है, सुनो स्टेटमेंट आ रहा है, न्यूटन ने ये कहा है कि अगर कोई भी चीज एक्सेलरेट करती है तो उसके ऊपर बेसिकली एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। जैसे ही ट्रेन में बैठे हो आप, ट्रेन किसी जगह पर रुकी हुई है और ट्रेन एकदम से स्टार्ट लेती है तो आप पीछे की तरफ पुश होते हो, और ट्रेन जब रुकती है तो आप आगे की तरफ जो है गिरते हो, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली वही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करते समय, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन g है इसका और वो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देना। और फोर्स की इक्वेशन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी के बराबर है तो यहाँ पर m/g हो जाएगा। एक ये वाली फोटो बना लो आप, फ्री फॉल, ठीक है, हेडिंग डाल लो। मैं आपको फ्लूइड में तो बाद में लेके चलूंगा, पहले इन सब चीज को समझ लो कि इसके पीछे ये फिजिक्स क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर वो एक्सेलरेट करे, और कैसे कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसको स्टडी किया। पहले मैंने वर्टिकल डायरेक्शंस बता दिया आपको, है ना, फिजिक्स कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का रोल रहता है। तो एक्सेलरेट यदि ऑब्जेक्ट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कहाँ बताया मैंने? डाउनवर्ड, फ्री फॉल है, डाउनवर्ड में एक्सेलरेट करेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा? ग्रेविटी के बराबर। तो न्यूटन के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, तो लिख देना यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आगे के बाद कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स कितना दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द नेट फोर्स? 0। तो इसका मतलब क्या है? जब भी वेट मशीन आपका वजन बताती है तो वो किस बेसिस पर बताती है कि आप जब यहाँ पर खड़े थे तो आपने यहाँ पर कितना इसको नॉर्मल दिया है, नॉर्मल रिएक्शन को बताती है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा इस वेट मशीन को? 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू 0। इस वजह से वेट, जो वेट मशीन बताती है वो आपको 0 बताती है, ठीक है। ये बातें आगे के समझ में, चलो ध्यान देना। अगर हम फ्री फॉल नहीं करवाए, है ना, हम फ्री फॉल नहीं करवाए, हम कितना करवाए? हम तो बोल रहे हैं कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, तो बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपको जो है mg लिखा था आपने, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g था, लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन g ना हो, कुछ और वैल्यू हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देना। अब मुझे बताओ जरा, नेट फोर्स कुछ मिलेगा या 0 होगा? अब नेट फोर्स कितना होगा? The net force will be equals to mass multiplied by g minus a. Yes or no? g minus a.
तो ये जो टर्म बनी है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेट ग्रेविटी, है ना, इसको कहते हैं नेट ग्रेविटी, लिख लो, है ना। पहले तो मैंने वो आपको रिकॉल कर दिया कि वो लिफ्ट के अंदर जब कोई जाता है और वो फ्री फॉल कर जाता है तो कितना जो है वहां पर नेट फोर्स लगता है, तो जीरो लगता है। नेट फोर्स कितना लगता है, 0। जो राउंड अबाउट होता है आपका झूला जो होता है उसमें जब बैठते हो ऊपर की तरफ जाते हो तो मजा आता है, ऊपर की तरफ जब झूला एक्सेलरेट करता है तो मजा आता है, क्योंकि उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो हमारा जो बॉटम है वो फ्री नहीं रहता। लेकिन जब नीचे की तरफ आते हैं अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा तो हमें ऐसा लगता है जैसे बॉटम छूट गया है ना, तो इस वजह से हमें डर का अनुभव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो अभी देखो जरा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में हमने इसको नीचे की तरफ बनाया था, तो ग्रेविटी, नेट ग्रेविटी आपकी बेसिकली कम आ रही है ना, जो इफेक्टिव ग्रेविटी लग रहा है वो आपका कम लग रहा है। ये तो डाउनवर्ड मोशन की बात होगी, सब लोगों ने लिख लिया क्या डाउनवर्ड मोशन? आप लिखना अपवर्ड मोशन, है ना, कि अपवर्ड में अगर एक्सेलरेशन हो, मोशन किधर भी हो, बस बात हो रही है एक्सेलरेशन की, है ना। मान लेते हैं कि अपवर्ड के अंदर यदि एक्सेलरेशन गिवन हो तो मुझे बताओ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किधर दिखाओगे? अब दिखाओगे नीचे की तरफ, और ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना लगता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लग जाएगा। अब मुझे बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा? मास इनटू जी प्लस है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नेट ग्रेविटी कहते हैं। तो जब भी कोई चीज अगर ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो ज्यादा लगता है। बात समझ में आ गई? आपके एसएससी में आया क्वेश्चन, है ना, एसएससी जेईएन के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी है, अगर वो नीचे की तरफ अगर गिर जाए, फ्री फॉल हो रहा है, तो बॉटम पर प्रेशर बताओ, बॉटम पर प्रेशर कितना होगा? फ्री फॉल हो रहा है तो रो जी एच में जी जहां जहां पर भी जी आएगा वहां नेट ग्रेविटी डालना पड़ेगा। जो भी फॉर्मूला आप पूरी सिविल में देखते हो, कभी भी आपको ये केस मिलता है फ्री फॉल वाला, तो जी की जगह नेट ग्रेविटी डालना पड़ेगा, तो रो जी एच जी जीरो हो जाएगा वहां पर नेट ग्रेविटी फ्री फॉल के केस में, तो बॉटम पर प्रेशर जीरो होगा। कि पानी की भरी हुई बाल्टी, ठीक है, अगर गिरती है तो उस पर बॉटम पर प्रेशर कितना आता है? जीरो आता है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, है ना, जिस पर ये कंसेप्ट लग रहा था। चले आगे चले, ध्यान दो। तो ये तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया, है ना। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं, नोट करो, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब फिजिक्स तो हो गई आपकी, अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं वर्टिकल मोशन को डिस्कस करूंगा, तब जाकर के आपके ये कंसेप्ट आएंगे, है ना। चलो द लिक्विड कंटेनर accelerating in the horizontal direction. The liquid container, case 1 लिख लो, the case 1 is the liquid container accelerating in the horizontal direction. Horizontal direction में accelerate कर रही है, ठीक है। The liquid container accelerating in the horizontal direction. सुनो मेरी बातों को ध्यान से, यहाँ पर ये लेंथ है इसकी L। जनरली एलबीएच बताना हो तो ऐसे ही बताते हैं क्या, जैसे ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके पैरेलल वाले को लेंथ बोल दिया, जो आपको नजर नहीं आ रहा है वो विड्थ हो गया, और जो डेप्थ है वो एच हो गया, है ना। तो यहाँ पर एलबीएच डायमेंशन में लेकर के चल रहा हूँ, दिस इज एच, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? बी है ना, लिख लेना जरा, इसकी जो विड्थ है टैंक की वो बी है। कौन सी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं? हम हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिकल कर ही नहीं रहे, तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है अभी आपका, है ना। सीधा किसको डिस्कस कर रहे हैं? इसको। मुझे बताओ जरा, अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन के हिसाब से फोर्स लगेगा, अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होता है? इधर, तो फोर्स इधर लगेगा, तो इसका मतलब क्या है? पानी पीछे जाएगा, क्या पानी पीछे जाएगा? पीछे बना दो, ठीक है, तो पानी पीछे चला गया। मान लो पानी कुछ इस तरीके से चला गया, पानी या जो भी लिक्विड है ना, पानी पानी बोलता रहता हूँ मैं बार बार, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पर पानी ही डिस्कस करोगे आप, लेकिन पानी या कोई भी लिक्विड, ठीक है, कंटेनर में इस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा क्या? मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर है ना, ये एंगल थीटा के बराबर है। यहाँ पर मैं कोई एक पार्टिकल ले रहा हूँ, इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स देख रहा हूँ, है ना, इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स। मुझे बताओ इस पार्टिकल पर क्या लगेगा? एक तो लगेगा मास इनटू ग्रेविटी, इसके अलावा एक लगेगा प्रेशर फोर्स, ये सुनो, ठीक है। यहाँ पर किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो आपके ये वाले होंगे, ये सुनो, एक तो लगेगा मास इनटू ग्रेविटी, जो भी मास है, ठीक है, उसके अलावा एक लगेगा प्रेशर फोर्स, ठीक है। लिखो, देखिए इतना लिखो,
रुको अभी रुको, जो बोला जा रहा है उतना लिखो आप, ठीक है। अभी मैंने आपको दो फोर्सेस दिखाए हैं, एम ए दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले आप इतना लिखो कि पार्टिकल के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में आपने यहाँ पर फोर्स लगा दी, एक तो प्रेशर फोर्स और दूसरा ग्रेविटी फोर्स। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। अब इस पी के कंपोनेंट करेंगे हम, ये जो प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा है उसके कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा एक तो आ जाएगा, ये ध्यान रखना ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर के कारण आया हुआ फोर्स है ना, ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर के कारण आया हुआ फोर्स है। यानी कि अगर आप बोलो तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया करके जो टर्म आती है वो है ये, है ना। तो ध्यान दो, प्रेशर ऊपर की तरफ हमेशा पार्टिकल, जिस एलिमेंट को आप लेते हो ना उस एलिमेंट की तरफ फोर्स लगता है फ्लूइड पार्टिकल के कारण, वही लगा दिया यहाँ पर। तो इसमें एक तो ऊपर की तरफ लगेगा P cos थीटा और दूसरा लगेगा इस तरफ, दैट इज इक्वल टू P sin थीटा, है ना। तो P cos थीटा और P sin थीटा, ये आपके पास में दो फोर्सेस लग गए। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पर जो लगने वाले टोटल फोर्सेस है वो कौन कौन से फोर्सेस है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें कि एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। तो दो इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी, एक तो समेशन fx इक्वल्स टू 0 कर दो, x डायरेक्शन में टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0, बताना जरा। x डायरेक्शन में एक तो P sin थीटा है और दूसरा m है, दोनों अपोजिट में लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो समेशन fx इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपको मिल रहा है P sin थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सबको मिला क्या? दूसरी इक्वेशन कौन सी वाली बताओ, समेशन fy इक्वल्स टू 0, तो उससे क्या मिलेगा, देखो दो ही फोर्स है बस वाई में, एक तो mg है और एक P cos थीटा, दोनों अपोजिट में लग रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। आ गया क्या? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो, तो जो प्रेशर फोर्स है P वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा tan थीटा और tan थीटा आ जाएगा A डिवाइडेड बाय Z। आया क्या? tan थीटा आ गया A डिवाइडेड बाय Z। ये इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपन ने, है ना। ये मैंने बताने में इसको फ्री सरफेस पे दिखाया, आप कहीं पे भी दिखा दो, किसी भी डेप्थ पे दिखा दो, ठीक है। बात वही चलेगी कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है, मास m है ना। किसी डेप्थ पे होगा तो प्रेशर भी नजर आएगा, आप सरफेस पे लोगे तो प्रेशर 0 होगा, है ना। किसी डेप्थ पे मान लो इसको आप, ठीक है। कहानी वही है। चलो tan थीटा बराबर A अपॉन Z, यानी कि बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या दे रहा है आपको, कि जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आता है तब लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वो किसी एंगल पर होती है। और वो एंगल कैसे निकालोगे आप, यहां से निकाल दोगे, tan थीटा बराबर A अपॉन Z करके निकल जाएगा क्या, ठीक है, निकल तो जाएगा। कई सारी किताबों में tan थीटा बराबर माइनस A अपॉन G दिया होता है, उसको समझा देता हूं मैं कि वो कैसे दिया होता है ना। लिख लिया क्या सारा, हर एक चीज। शुरुआत कहां से की थी, बताना शुरुआत कहां से की थी। शुरुआत हमने की थी ऑब्जर्वेशन से कि एक्सेलरेशन अगर इधर है तो लिक्विड जाएगा पीछे जाएगा तो ये ऐसे स्लोप करेगा। मान लो अगर कोई शुरुआत यहां से नहीं करता तो वो सीधी स्लोप बनाता, क्योंकि मैथ्स में ऐसे ही बनाते हैं, मैथ्स में ये तो बनाते हो, कभी भी लाइन बनानी होती है तो ऐसे बनाते हो पॉजिटिव स्लोप के साथ, है ना। तो अगर किसी ने ब्लाइंडली अगर काम किया होता, हमने तो दिमाग लगा के काम किया था, एक्सेलरेशन इधर दिया था तो लिक्विड जाएगा पीछे की तरफ, ये हमें पता था, इस वजह से मैंने स्लोपी सरफेस ऐसे बना दी। जिन लोगों को ये बात पता नहीं होती तो वो कहां से काम शुरू करते हैं मैं बताता हूं आपको, है ना। लिख लिया सारा, इसको हटा लो, है ना। देखो यहां पर हमारे पास में जो कहानी शुरू हुई थी वापस उसी जगह पर चलते हैं ना। हमारे पास में बेसिकली ये फ्री सरफेस थी जो आपको दे रखी थी, उसके अलावा आपको बोला था कि एक्सेलरेशन इधर कर रहा है, हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, हम सीधा गए और हमने बोला कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर ये स्लोप में चला जाएगा, ठीक है, ये किसी ना किसी तरीके से आगे पीछे कहीं ना कहीं तो लिक्विड जाएगा, ठीक है। ब्लाइंडली अगर किसी को बोलेंगे तो बोलेगा हाँ लिक्विड तो खिसकेगा ना, तो आगे पीछे वो तो होता है, हिचकोले खाता रहता है लिक्विड, है ना। कोई नॉर्मल आदमी के पास जाओगे तो हाँ आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो कर लेते हैं एक जगह पर, यहाँ पर ले लिया थीटा, इस जगह पर ले लिया आपने यहाँ पर एक एलिमेंट, सरफेस में मतलब ना कभी नीचे लेकर के भी मान लो, है ना। तो प्रेशर के टर्म्स में हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास में एक तो प्रेशर लगेगा इस तरफ, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, है ना। ये थीटा तो P, इधर कितना आ जाएगा ऊपर की तरफ तो P cos थीटा, और इस तरफ कितना P sin थीटा। और जब ये मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे ये भी पीछे की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, समेशन fx बराबर 0 में P sin थीटा प्लस ma बराबर 0,
तो उसका मतलब हो जाएगा p sin थीटा इज इक्वल टू माइनस एम। और वर्टिकल में तो वही बनेगा, p cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ तो यही इक्वेशन बनेगी। जब आप रेशियो लोगे तो tan थीटा बराबर माइनस ए अपॉन जी आ जाएगा। माइनस ये बताएगा कि आपने जिस डायरेक्शन में स्लोप लिया उसका अपोजिट बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो दोनों ही फॉर्मूला मैंने दिखा दिया आपको कि ए अपॉन जी कब आता है, माइनस ए अपॉन जी कब आता है। हाँ आ गई ये बात समझ में? ठीक है, लिखो। वो सब अच्छा है आज। फिजिक्स को ध्यान से समझते हुए अच्छे से इनको अप्लाई भी करेंगे भी, है ना, फॉर्मूले डिराइव भी कर रहा हूँ, सारी चीजों के आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, बस समझते हुए चलोगे तो मिलेंगे आराम से। ठीक है, तो tan थीटा बराबर माइनस ए अपॉन जी। किसी को कोई डाउट आ गया? चलो लिख लो, इसको भी लिख लो, है ना, क्योंकि माइनस माइनस आपको दिक्कत पैदा करेगा फिर कभी। तो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, है ना। लेकिन कहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चे? शुरुआत करते हैं tan थीटा बराबर ए अपॉन जी से। तब दिक्कत करती है चीजें कि हमने अप्लाई किया नहीं, फिर बोलते हैं इंजीनियरिंग बहुत टफ पड़ रही है ना, एग्जाम्स निकल नहीं रहे। ठीक है, आगे चले, लिख लिया? तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात कर ली मैंने, है ना। अब हम वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि टैंक के अंदर वर्टिकल एक्सेलरेशन यदि आएगा तो क्या होगा। अब हम हमेशा दिमाग लगाएंगे, मैं माइनस कभी नहीं लिखूंगा अपनी इक्वेशन में, मैं हमेशा tan थीटा बराबर ए अपॉन जी लिखूंगा। पहले दिमाग लगा लेंगे कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में लिक्विड जाएगा। ठीक है, चलो न्यूटन के हिसाब से इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स, है ना। ये स्यूडो फोर्स लगता है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, हटा दूं क्या मैं इन सबको? अब लिखो आप, द लिक्विड कंटेनर subjected to vertical acceleration. The liquid container subjected to vertical acceleration. The liquid container subjected to vertical acceleration. Subjected to vertical acceleration. तो ये एक कंटेनर है फिर से, है ना, और यहां पर आपके पास में लिक्विड यहां तक है मान लो। ठीक है, और इसमें आपके पास में सब्जेक्टेड टू वर्टिकल एक्सेलरेशन, मान लो कि ये है नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन ए कितना है। ठीक है, वो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे जरा क्या कहानी रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसका प्रेशर डायग्राम बनाऊंगा तो प्रेशर डायग्राम कोई बताएगा कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। ठीक है, बाकी सब जगह पर प्रेशर कितना होगा। तो पहली चीज तो ये कि जब आप प्रेशर रीड करोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, है ना। नॉर्मली तो ये होता है, जब एक्सेलरेशन आपका 0 होगा तो उस समय ये होगा। तो नोट कर लो, अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन a बराबर 0 है तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला होगा रो जी एच। मुझे बता सकते हो क्या, मैंने अभी अभी आपको कंक्लूड किया था, फिजिक्स बताई थी कि अगर आपका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो स्यूडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। क्या g की जगह जितने भी फॉर्मूले आप देखते हो उनमें g माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप प्रेशर देखोगे तो वो प्रेशर हो जाएगा रो जी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एच। बात आ गई क्या समझ में? तो यहां पर कभी भी किसी भी हाइट पर यदि आपको प्रेशर निकालना है तो वो प्रेशर निकाला जा सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। और अगर आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर नेट ग्रेविटी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर P जो होगा वो रो जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एच के बराबर होगा। जितने भी फॉर्मूला है ना, कोई भी फॉर्मूला जिसके अंदर ग्रेविटी वगैरह आता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये काम आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन होता है तो ये वाली सरफेस भी आपकी टिल्टेड होती। अगर मान लो दोनों एक्सेलरेशन एक साथ आ जाए तो हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तब क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा मैं दिखा देता हूं आपको। देख लिया क्या? दोनों केसेस एक साथ खत्म कर दिए। प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसमें नेट ग्रेविटी ले लेना बस। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने भी आप फॉर्मूले देखते हो जहां जहां जी आता है उसकी जगह आप नेट ग्रेविटी ले लेना। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है जो आपने वर्टिकल एक्सेलरेशन लिया है। इनको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हटाना क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ए वाई ले लेता हूँ और इस डायरेक्शन में ए एक्स ले लेता हूँ। बताओ इसके साथ क्या घटना होगी। अब पहली चीज देखो, जब हमने सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन लिया था तब मैंने इस प्रोफाइल को हॉरिजॉन्टली रखा था। उसकी प्रोफाइल हॉरिजॉन्टली रहती है अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन आता है तो।
अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा तब लिक्विड पीछे की तरफ जाएगा, तब ये टिल्टेड फॉर्म में रहेगा। अभी तो आपका ग्रेविटी सब जगह पर सेम इफेक्ट चल रहा है, तो वो नीचे की तरफ वो ज्यादा या कम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, अगर एक्सेलरेशन ax है और ये ay है तो क्या ये टिल्टेड रहेगा? क्या ये इसकी जो प्रोफाइल बनेगी वो टिल्टेड रहेगी, है ना। सारे लोग ध्यान दो, इसकी जो प्रोफाइल बनेगी वो इस तरीके से टिल्टेड रहेगी। ax मैंने इधर दिखाया, लिक्विड पीछे की तरफ जाएगा, ये कुछ ऐसे टिल्टेड रहेगा, है ना। क्या मुझे tan थीटा का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या लगेगा? व्हाट इज tan थीटा? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू a का मतलब क्या होता था tan थीटा वाले फॉर्मूले में? वो होता था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जो इस क्वेश्चन के अंदर कितना है? ax है। और नीचे g आता था, तो g जब भी किसी भी फॉर्मूला में दिखाई देगा, तो अगर ay नीचे की तरफ है तो g माइनस ay, है ना। तो दिस विल बी g माइनस ay, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नोट कर लो कि अगर बोथ द एक्सेलरेशन आर एक्टिंग, है ना। पिछला तो केस लिख ही लिया था आपने, ठीक है। उसके बाद में अब ये लिख लो, इफ बोथ द एक्सेलरेशन आर देयर, दोनों एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन कब आता है पता है क्या आपको? कब दोनों एक्सेलरेशन आएंगे? इमेजिन करो कि कोई पानी से भरा हुआ टैंकर या कोई भी जो है गाड़ी अगर ऐसे जा रही है और वो एक्सेलरेट करेगा, तो दोनों एक्सेलरेशन आएंगे क्या? अगर ये इस इंक्लाइन रोड पर, मतलब रोड तो आते रहते हैं ना कई बार, वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, है ना। तो ये ऐसे यदि कभी कोई पानी से भरा हुआ, लिक्विड से भरा हुआ ट्रक यदि जाएगा, तो क्या इसमें दोनों एक्सेलरेशन है? वो स्पीड बढ़ाएगा इस जगह पर। तो एक्सेलरेशन अगर a आ रहा है तो इसका कंपोनेंट ax आएगा और इसका कंपोनेंट ay आएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे केसेस के अंदर आपको दोनों एक्सेलरेशन मिलते हैं, है ना। इसलिए पढ़ते हैं हम ये दोनों एक साथ में। तो प्रैक्टिकली जो केस मैंने बनाया वो भी आप ड्रॉ कर लेना कि दोनों कब आते हैं। दोनों इस केस में आते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला था a डिवाइड बाय g। a का मतलब था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जो यहाँ पर मैंने ax दिखाया हुआ है, और g जो वहां पर ग्रेविटी लिखी होती है, यहाँ नेट ग्रेविटी यूज करेंगे, जो स्यूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ, नेट ग्रेविटी यहाँ पर घट जाएगी, ठीक है। तो g माइनस ay हो गया। अगर ये ऊपर की तरफ दिखाया होता तो ये प्लस हो जाता, g प्लस ay हो जाता है ना। चलो चले क्या, क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और दे देता हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ना। ध्यान देना, सोचो जरा, है ना, ध्यान दो। अगर मान लो आपके पास में इस तरीके से कोई टैंक है और टैंक के अंदर इसका कुछ पोर्शन खाली है, कुछ पोर्शन खाली है, कुछ भरा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका एक्सेलरेशन 0 है, लिक्विड कहाँ रहेगा? एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है बताओ जरा? एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या? व्हीकल का रुकना जरूरी है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर कोई व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगी क्या? ये क्वेश्चन है ना, आता है एग्जाम के अंदर कि अगर बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो रहे, लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं होती सर, कैसे होती है? इंक्लाइंड होती है। tan थीटा बराबर a अपॉन g लिखा होता है, उस पर टिक लगा देते हैं। नहीं, एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, है ना। ध्यान देना, तो एक्सेलरेशन बराबर 0 पे इतना है। अब धीरे धीरे अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ाऊं, यहां से मैं इंक्रीज कर रहा हूं एक्सेलरेशन, तो बताओ क्या होगा? धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे ना, तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसके अबाउट ये टिल्ट होता जाएगा, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन बढ़ाया, ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ, और ये सिमेट्रिकली टिल्ट होगा ना, सिमेट्रिकली ये जाएगा, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट के अबाउट आप देखेंगे तो जितना, सोचो जरा, अगर सिमेट्रिकली जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये पानी पहले तो नहीं था, तो यहाँ तो गड्ढा हो गया, अब पानी कैसे चला गया? आप देखो जरा, इमेजिन करो, पानी अब इस तरफ है, तो ये वाला जो पानी जो ट्रायंगल का था वो कहां चला गया? इस ट्रायंगल में चला गया। सिमेट्रिकली इस वजह से बनता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम जो खाली यहाँ पर हुआ है वो कहां चढ़ जाता है? इस जगह पे चढ़ जाता है ना। ध्यान देना, बेसिकली अब इसके बाद में क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन फर्दर यदि बढ़ाते हो तो क्या होगा बताना जरा। अगर एक्सेलरेशन को वापस इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? क्या होगा आप देखो ना, tan थीटा बराबर a अपॉन g, फॉर्मूला था tan थीटा बराबर a अपॉन g। अगर एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा क्या? तो एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा। अब थीटा कुछ और हो गया, फिर थोड़े समय के बाद में थीटा कुछ और हो गया। अब देखो जरा, इस जगह की खास बात देख रहे हो आप? अब पानी अगर एक्सेलरेशन आपने इतना रखा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन मान लो a3 है, यहां से और बढ़ाया फिर आपने और a3 पर चले गए। अब ये वो कंडीशन है जब वाटर या जो भी लिक्विड था वो बाहर जाने की तैयारी में, क्योंकि अगर इसके बाद में अगर ये और एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो ये पानी बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब भी आपसे बोले कि कितना एक्सेलरेशन है वो उसका पता लगाओ जब ये वाटर इज गोइंग टू जस्ट स्पिल, ठीक है, बाहर आने की तैयारी में होगा, तो आप इसके टच करवा देना लिक्विड को और इंक्लाइन सरफेस ऐसे बता देना,
उसके बाद में वहां पे tan थीटा वगैरह निकाल लेंगे। सुनो, अब A3 तक तो चले गए, A3 वाला डायग्राम बना लूं मैं, ठीक है, समझो धीरे धीरे। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, और बढ़ाया A1 किया, फिर और बढ़ाया A2 किया, और बढ़ाया A3 किया, जस्ट कॉर्नर पर पहुंच गए क्या। तो कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि बॉटम जस्ट एक्सपोज हो जाए, उसकी कंडीशन निकालो। तो बॉटम जस्ट एक्सपोज होने का मतलब इस जगह पर, ध्यान दो, अभी चलते हैं धीरे धीरे, है ना, ध्यान दो। अभी हमारे A3 वाले में कंडीशन क्या बनी है, आप लोग ध्यान दो। अगर A3 वाले की कंडीशन देखो तो कुछ ऐसे बन रहा है ना, ये सिमेट्रिकली है, अभी दोनों ट्रायंगल सेम है। अब आपका पाइवोट पॉइंट ये हो जाएगा। अभी भी आपकी जो सरफेस है वो इंक्लाइंड ही रहेगी, तो ऐसे हवा में तो जा नहीं सकता एंगल, है ना, हवा में तो पानी जाएगा नहीं। तो अब इस पॉइंट के अबाउट सरफेसेस रोटेट होगी। अगर आपने इसको बोला था कि ये सरफेस है कोरोस्पोंडिंग टू A3, अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो अब वो कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये वाला जो होगा ये अब A4 के कोरोस्पोंडिंग है, फिर और यदि एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा A5 के कोरोस्पोंडिंग, है ना। एक्सेलरेशन बढ़ाने पर पहले सरफेस इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही थी, और जैसे ही वो इसको टच किया, क्योंकि सरफेस को प्लेनर रहना है ना, तो अब ये हवा में तो रह नहीं सकता, तो कहां से आप एंगल रीड करोगे, इस जगह से ना। तो एंगल अब मिड पॉइंट की जगह यहां से रीड करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी इक्वेशन आपकी वही लगेगी, क्योंकि उस इक्वेशन को लिखते समय हमने सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम लिया था, वो हर जगह के लिए वैलिड है। तो tan थीटा बराबर A अपॉन G इक्वेशन अभी भी वैलिड रहेगी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। बना लो दोनों डायग्राम। शुरुआत हमने A बराबर 0 से करी थी, इसको ले गए हम जस्ट स्पिल वाले केस में, ना। A3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A3 कर रहा है जस्ट स्पिल, कि वाटर जो है जस्ट बाहर जाने वाला है, उस कंडीशन को। तो जैसे ही जस्ट स्पिल पर आए, अब पाइवोट पॉइंट ये हो गया है ना, इसको बोल देता हूं मैं, दिस इज द पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट वो होता है जिसके अबाउट सरफेसेस रोटेट होती है। पहले पाइवोट पॉइंट ये था पाइवोट। समझ गए क्या मेरी बात को? ये बहुत काम की चीज है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये व्यू भी आप ध्यान रखो, प्रैक्टिकल व्यू रखो, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको प्रैक्टिकल ये चीजें दिखेगी। मैथ से भी देखो, प्रैक्टिकल व्यू भी रखो। फिजिक्स में ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको। बाकी बातें हम क्वेश्चंस के दौरान करेंगे, ना। कंसेप्ट आ गया समझ में सारा? चलो नोट करो। क्वेश्चन है, a rectangular tank is moving horizontally. A rectangular tank is moving horizontally a rectangular tank is moving horizontally in the direction of its length. In the direction of its length. In the direction of its length with the constant acceleration. With the constant acceleration of 2.4 meter per second square. In the direction of its length with a constant acceleration of 2.4 meter per second square. The length, width and the depth of the tank. The length, width and the depth of the tank. मेरे हिसाब से ये समझते हो आप ना कि लेंथ कौन सी है, जो एक्सेलरेशन के अलोंग जो आएगा वो तो लेंथ है, जो डायमेंशन नजर नहीं आ रही वो विड्थ है, और डेप्थ आपको नजर आ ही रहा है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन वाला। तो लिख लो जरा, 6 मीटर, 2.5 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। The length, width and the depth of the tank are 6 meter, 2.5 meter and 2 meter respectively. If the depth of the water in the tank, if the depth of the water in the tank
is 1 meter, if the depth of water in the tank is 1 meter and the tank is open from the top, and if the tank is open from the top, then calculate. 3 क्वेश्चन है, पहला लिखो, then calculate. First question, the angle of water surface to the horizontal. The angle of water surface to the horizontal. दूसरा लिखो, the maximum and the minimum pressure intensities at the bottom. The maximum and the minimum pressure intensities at the bottom. The maximum and the minimum pressure intensities at the bottom. तीसरा लिखो, the total force due to water, the total force due to water acting on each end of the tank. The total force acting due to water on each end of the tank. करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. कहाँ से शुरू करेंगे? अपने दिमाग में कुछ पत्रों को बिल्कुल खाली रखो. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक ही तरीका है सही तरीके से चीजों को विजुलाइज करने का, कि पहले से कुछ मत रखो दिमाग में, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ. रेक्टेंगुलर टैंक नजर आ रहा है क्या? दिस इज द रेक्टेंगुलर टैंक, है ना. दिस इज द रेक्टेंगुलर टैंक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली. तो हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. ठीक है, उसने बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ. लेंथ यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको बोला है उसने लेंथ है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ. ये आपका हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है. दिस इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कभी अगर आपको ये डी एक्सेलरेट बोल दे तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना, फिर इस एरो को उल्टा लगा देना. जा इस डायरेक्शन में रहा है लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट में लगाना, तो उसको डी एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना. तो एल का जो मैग्नीट्यूड है ये तो 6 मीटर दिया है. जो विड्थ नजर नहीं आ रही है आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगी वो आपकी, वो 2.5 मीटर है. और जो डेप्थ आपको यहाँ पर नजर आ रही है दैट इज 2 मीटर, है ना. तो 2 मीटर यहाँ पर डेप्थ है. इस 2 मीटर की डेप्थ में पानी कहाँ तक है? पानी आपका 1 मीटर डेप्थ तक है ना. तो दिस इज 1 मीटर डेप्थ, और जो टैंक की टोटल डेप्थ है दिस इज इक्वल टू 2 मीटर. क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, देखो जरा. व्हाट इज 2.5? एक्सेलरेशन 2.4 दिया है मैंने आपको. सारे लोग देखो कितना दिया, 2.4, है ना. चलो नोट करो, आगे नोट करो. और मुझे ये बताओ कि इसका एंगल निकाला क्या आपने? हॉरिजॉन्टल केस में ये एंगल निकलेगा. तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी रैंडम एंगल बना लेते हैं, इसको थीटा कह देते हैं. ठीक है, तो आप इक्वेशन लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइड बाय z. एक्सेलरेशन कितना था? 2.4 का था, 9.81 ये हो जाएगा. ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला कब लगेगा? a अपॉन जी. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब लगाओगे a अपॉन जी. अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो नीचे नेट ग्रेविटी लेनी पड़ेगी, वो g माइनस ए या g प्लस ए हो सकती है ना, y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है, चलो करे देखा. तो यहाँ पर आप जब थीटा निकाल रहे हो तो थीटा कितना आया बताओ? दिस इज इक्वल टू 13, ठीक है, 13.7446 डिग्री, यही आ रहा है क्या? तो ये थीटा का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना. चलो अब मुझे आगे वाले क्वेश्चंस के जवाब दो. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटीज एट द बॉटम. बॉटम पर मैक्सिमम और मिनिमम. देखो डेफिनेटली, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से. क्या ये वाली सरफेस फ्री सरफेस है? क्या ये वाली सरफेस फ्री सरफेस है ना? दिस इज द फ्री सरफेस. सबसे टॉप मोस्ट सरफेस यही है. फ्री सरफेस पर प्रेशर 0, और फ्री सरफेस से जब डेप्थ में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है आपका ρgh से. तो सबसे ज्यादा डेप्थ कहाँ मिल रही है? यहाँ पर. तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आएगा? वो इस बॉटम पर आएगा, यहाँ तो P मैक्स आएगा. और सबसे कम डेप्थ कहाँ मिल रही है? फ्री सरफेस से. देखो फ्री सरफेस से सबसे कम डेप्थ यहाँ मिल रही है, तो यहाँ P मिनिमम आएगा. यस और नो? तो मैक्सिमम प्रेशर जब ढूंढने जाओगे तो मुझे यहाँ पर पहले x कैलकुलेट करना पड़ेगा. x आप लोग कैलकुलेट करवा दोगे क्या? ठीक है, मैंने बोला कैलकुलेट करवा दोगे क्या?
ठीक है, तो कैलकुलेट करवाओ। कैसे कैलकुलेट होगा? टेन थीटा आ चुका है, एक ज्योमेट्री से निकाल देंगे, है ना। ज्योमेट्री से ये कितना होगा, ध्यान से देखो, ये 6 मीटर टोटल था, तो ये आपका 3 मीटर होगा, है ना। तो टेन थीटा जो आपने लिखा था उसमें बिना एंगल के आप कैलकुलेशन कर देना। इसी टर्म को किसके बराबर कर देंगे, 2.4 डिवाइड बाय 9.81, ये टेन थीटा था। ये तो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से, ज्योमेट्री से कितना आएगा, ज्योमेट्री से देख सकते हो x डिवाइडेड बाय 3, तो ये टेन थीटा आ गया x डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से x निकाल देंगे। बात समझ में आ गई? आप सीधा सीधा यहीं से निकाल लेना है ना, ये नहीं कि पहले थीटा निकाला फिर उसके बाद में फिर ये निकाला। अगर आपका पर्पस ये है कि आपको डेप्थ निकालनी है तो आप x इधर से निकाल लेना, ठीक है। बताओ जरा कितना आ रहा है, 0.733 मीटर। तो मुझे बताओ इस जगह पर हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट इधर p max के समय। इस वाली हाइट को मैं h1 कह देता हूं, दिस इज h1, और इधर वाली हाइट को मैं h2 कह देता हूं। तो व्हाट इज h1, h1 इज इक्वल टू 1 प्लस x, है ना, तो 1.733 मीटर हो जाएगा। और h2 कितना है, व्हाट इज h2, h2 हो जाएगा 1 माइनस 0.733, तो दैट इज इक्वल टू 0.267, ठीक है, 267 मीटर। h1 के करस्पॉन्डिंग p max बता दो, तो दैट इज इक्वल टू रो जी h1, है ना। लो आंसर चेक करवा देते हैं अब सीधा, तो आ रहा है 17,008.5, सबका है क्या, ठीक है। हाँ, तो यहां से रोजी h1 लगाओगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक है, 17008.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और दूसरा जो आंसर है पी मिनिमम वाला, वो कितना आया, तो वहां पर भी रोजी h2 लगा दो, ठीक है। और उस जगह से जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2611.4, है ना, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके आसपास दिख जाए तो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन करो, तीसरे वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन करो। द टोटल फोर्स ड्यू टू वाटर एक्टिंग ऑन ईच एंड ऑफ द टैंक, ईच एंड ऑफ द टैंक, एंड ऑफ द टैंक का मतलब है खड़ी दीवारें जो वर्टिकल वॉल्स है, तो टैंक के ईच एंड में आपको फोर्सेस बताने हैं। किसी ने निकाला क्या फोर्स, निकाल सकते हो, रो जी एच बार से निकाल सकते हो। आंसर F1 बताओ कितना, हाँ 36.861, सही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसमें प्रेशर डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपको चीजें साफ साफ नजर आए, है ना। देखो ध्यान दो, ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर सब लोगों ने कर ली, कंसेप्ट्स को ध्यान से समझते हुए चलो। हमारे पास में, इनको हटा दूंगा, इन कैलकुलेशन को, हो गया क्या, इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे तो आप लोग बता देना। देखो ध्यान दो, अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास में ये तो हो गया टैंक का बॉटम, दिस इज द बॉटम ऑफ द टैंक। सारे लोग ध्यान दो, बॉटम ऑफ द टैंक, ये हमारे पास में फ्री सरफेस थी, यहाँ पर ये टैंक की दीवार थी। तो टैंक की दीवार पर अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी नहीं बना रहा हूँ अभी, आप ना सीधा सीधा जो आपको चाहिए वो लाइन बनाओ। एक तो मैंने लाइन ये वाली बनाई है, ठीक है, और एक लाइन मैंने ये वाली बना दी। अब इस जगह पर वाटर ने इस टैंक की दीवार पर फोर्स कैसे लगाया होगा, प्रेशर फोर्स वो ऐसे लगाया होगा, दिस विल बी द प्रेशर फोर्स, ठीक है। ये जो प्रेशर फोर्स है ये आप निकाल नहीं सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। वर्टिकल प्लेनर सरफेस पे लगने वाला फोर्स, जिसकी फ्री सरफेस कहाँ है, जिसकी फ्री सरफेस यहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है ना फ्री, ये वाला पॉइंट फ्री है, तो इसकी फ्री सरफेस यहाँ पर है। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, F इज इक्वल टू रो जी एच बार, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें, वाटर दिया था क्या, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एरिया, x कितना था 0.733, है ना, तो ये हो जाएगा 1.733। चेक करना जरा, 1.733 तो इसकी हाइट है, विड्थ कितनी है 2.5, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। h बार कितना होगा, h बार हो जाएगा इसका आधा, ठीक है, तो 1.733 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये h बार हो गया। तो यहां से 10⁻³ को छोड़ दो, किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 36.861, है ना, 36.861 किलो न्यूटन, 861 क्या कह रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो। ये बोल रहा है कि सर मैं स्ट्रेस डायग्राम पे एरिया इनटू विड्थ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में फायदा ये है कि मेरे पास में Pmax भी है ना, अभी निकाला ही था ना आपने प्रेशर, तो प्रेशर ये जो निकाला था कितना था, ये
ये था 17,000 है ना, 17,008, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस प्रेशर वो 17,008.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर था। तो ये बोल रहा है कि सर हम लोग ये फॉर्मूला लगाए, उसके अलावा ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रेस डायग्राम का एरिया कितना है, यहाँ से निकाले अगर हम फोर्स को, तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया इनटू विड्थ क्या होता है, फोर्स होता है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 17,008.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.733, ठीक है, 1.733 आया। ये तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया है मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द टैंक 2.5, निकाल लो, सेम आंसर आएगा 36.861। थोड़ा भी इधर से उधर नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट मिनिमम वाले में भी यही कैलकुलेशन कर लो। मिनिमम वाले में जब करोगे तो इसका प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना, बस H1 की जगह H2 डालना पड़ेगा, काम हो जाएगा। चलो इस डायग्राम को जब मैंने बनाया है तो मैं इधर भी बना देता हूँ। बेसिकली आपके पास में ये इस तरीके से आया था, और ये कितना आया मुझे एक बार बता दो, है ना, ये थोड़ा डायग्राम गंदा कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग सब लोग समझो। पानी की दीवार ने इस वॉल पे, ठीक है, पानी ने इस वॉल पर जो फोर्स लगाया इधर है, और वो कितना है, ठीक है, वो लिखो जरा आप लोगों ने कितना निकाला था, वो 36.861, ये तो निकाला था 36.861 किलो न्यूटन, सब आ गया। और यहाँ पर ये लगा इधर, और ये कितना है बताना जरा, 0.868 किलो न्यूटन। सारे लोग देखना जरा, 0.868 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? सही है, 0.868 किलो न्यूटन, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पर कोई और क्वेश्चन पूछा था क्या, या फिर मैं कुछ और अपने हिसाब से बता दूं? द टोटल फोर्स ड्यू टू वाटर एक्टिंग ऑन ईच एंड ऑफ द टैंक। क्वेश्चन तो खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन तो इसी जगह पर खत्म हो गया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर टोटल फोर्स जो नेट फोर्स लग रहा है इस पे, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है इतना 36.861 किलो न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स इतना नहीं लग रहा, इसमें से ये माइनस करोगे तो नेट फोर्स आएगा। बताना जरा, व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स? वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नेट, बताओ जरा। देखो पानी था, टैंक की दीवारें थी बस, तो टैंक की दीवारों पर पानी ने एक तो इस दीवार पे इतना लगाया, इस दीवार पे इधर लगाया, दोनों अपोजिट लग रहे, तो नेट दिस माइनस दिस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। बताओ कितना होगा? 35.969 किलो न्यूटन। तो इन्होंने इतना बताया है ना। इसको आप फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से चेक करो। एक्सेलरेशन आपका 2.4 था, तो न्यूटन ने बोला था कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इतना फोर्स लगता है, तो इसको चेक करवाओ, है ना, चेक करवाओ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो न्यूटन पहले ही बोल के गया था कि अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, तो मैं कह के जा रहा हूं आज कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा, तो पीछे की तरफ, तो डायरेक्शन तो मैच कर गई, मैग्नीट्यूड और मैच करवाओ। मास कैसे लिखते हो बताओ? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज द मास। डेंसिटी कितनी है? 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ऐसे मुड़े हुए का वॉल्यूम लिखना जरूरी है क्या? अगर ये कंफर्म है कि पानी बाहर नहीं गया, पानी बाहर नहीं गया, ये कंफर्म कैसे हुआ? जगह थी टोटल 1 मीटर की, और आपकी डेप्थ आई है 0.733, तो पानी बाहर नहीं गया है। पानी जब बाहर नहीं गया तो पानी अंदर अंदर ही है, तो इस मुड़ी हुई कंडीशन में जो पानी का वॉल्यूम है, ऐसे निकालने की जगह हम इनिशियल कंडीशन वाला निकाल ले क्या? दोनों बात बराबर है, तो बता दो जरा इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम, तो दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। चेक करना जरा, ये तो हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 2.4। चेक करना सेम आ रहा है क्या? तो यहां से हाँ वही है, राउंड ऑफ की वजह से आया होगा थोड़ा सा चेंज, है ना, 36 किलो न्यूटन ना। तो एग्जैक्टली सेम, और हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है ना। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन आए तो बोले कि आप सत्यापित करो किसको? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जड़त्व का नियम, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। आगे के बात समझ में चले? जड़त्व का नियम, है ना, द लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी चीज अगर गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई भारी फोर्स ना लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आया होगा समझ में? चलो पूरा आ गया समझ में? हैं? हाँ लो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। लिखो
इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट को तो छोड़ो है ना, इसी क्वेश्चन में, लेकिन फिर आंसर आप निकालोगे तो कोई गलत निकालेगा तो मैच नहीं हो पाएगा, फालतू के ड्रामा होंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख लो। क्वेश्चन है अ टैंक कंटेनिंग वाटर, अ टैंक कंटेनिंग वाटर, a tank containing water up to the depth of 500 mm, a tank containing water up to the depth of 500 mm is moving vertically upward, is moving vertically upward, is moving up vertically upward with the constant acceleration of, with the constant acceleration of 2.45 meter per second square, 2.45 meter per second square. Find the force exerted by, find the force exerted by the water, find the force exerted by the water on the side of the tank. Find the force exerted by the water on the side of the tank. Also calculate, also calculate, also calculate the force, also calculate the force on the side of the tank when the width of the tank, when the width of the tank is equal to 2 meter, when the width of the tank is equal to 2 meter, and दो कंडीशन और दे रखी है ना, पहला लिखो, एंड पहली कंडीशन, the tank is moving vertically downward, the tank is moving vertically downward with a constant acceleration of 2.45 meter per second square, with a constant acceleration of 2.45 meter per second square, है ना। पहले दिया था अपवर्ड डायरेक्शन में, अब दे दिया उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ना। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी आपको बताना है। टैंक इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है द टैंक इज नॉट मूविंग एट ऑल, टैंक मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व करो, देखें इसको। सिर्फ पहले पार्ट को पढ़ो, आगे तक मत जाओ अभी, है ना। टैंक इज मूविंग कंटेनिंग वाटर, डेप्थ वगैरह बता रखी है, 500 mm की है, वर्टिकली अपवर्ड दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर, 2.45 है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द साइड ऑफ द टैंक। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द साइड ऑफ द टैंक आपको निकालना है। तो तीनों केस दे दिए यहाँ पे ना, एक तो वर्टिकली अपवर्ड में एक्सेलरेशन है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड में है, और तीसरे में एक्सेलरेशन ही नहीं है। स्टेशनरी बोला है तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी नहीं है वहां, तो ठीक है। तो तीनों में से सबसे पहले आप करो वर्टिकली अपवर्ड वाला, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। डेप्थ बताई हुई है 500 mm, ठीक है। दिस डेप्थ इज गिवन एज 500 mm। यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है ना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो यहां पर अगर आप प्रेशर डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा प्रेशर डायग्राम? प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो रो जी एच, है ना, एच जीरो होने के कारण यहाँ तो जीरो रहेगा। इस जगह पर जब प्रेशर डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ का प्रेशर कितना होगा? इस जगह का प्रेशर वो हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर रो जी प्लस ए, है ना, जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एच, ये हो जाएगा। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप वो वाला तरीका लगा सकते हैं। कौन सा वाला तरीका? आप सब चाहे तो फॉर्मूला लगा दो, रो जी ए एच बार, उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, है ना। और अगर आप चाहो कि नहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है
आपको स्ट्रेस डायग्राम वाले एरिया से करना है कि स्ट्रेस डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ से, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक यूज कर लो, आंसर मिल जाएगा। 3.065 किलो न्यूटन है ना। हाँ 3.065, 1.84, ये भी निकाल लिया इन्होंने ना, 2 क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने निकाल लिए, आप लोग भी निकालो। तो कैसे भी कर लो, आपको जैसे उचित लगे। मैंने आपको बोला था जितने भी आप फॉर्मूला देखते हो, तो आपने फॉर्मूला देखा हुआ इसका रो जी एच बार, है ना। तो आपका जहां जहां ग्रेविटी आता है उस जगह पर बस ध्यान देना, नेट ग्रेविटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पानी था क्या इधर भी 10⁻³ मल्टीप्लाइड में, देखो बार बार मेरी आदत है कंफर्म करवाता हूँ, कभी ऑयल दे देगा तो लिखने से पहले एक बार चेक जरूर किया करो कि पानी है या कोई और चीज है। ठीक है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी की जगह क्या लिखे, यहाँ पे नेट ग्रेविटी लिखना पड़ेगा, तो G प्लस ए होगा पहले वाले केस के अंदर, यहाँ G प्लस ए कर देंगे तो 9.81 प्लस ए हो गया 2.45 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया, कुछ दिया है कि यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह 0.5 तो हाइट है और 10 की आपको विड्थ दे रखी है। हाँ तो एरिया आ गया ना आपके पास में, इन दोनों चीजों की तो जरूरत पड़ती है। तो 500 और 2 मीटर आपको दिया हुआ है ना, तो विड्थ 2 मीटर गिवन था और डेप्थ आपको 500 mm नजर आ ही रही है, तो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, ये हो गया एरिया। मल्टीप्लाइड बाय एच बार लगाओ, तो एच बार कितना हो जाएगा, मिड में, मिड का मतलब है 0.25। ठीक है, देखना जरा यहाँ से कितना आ रहा है, आ गया 3.0656। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे, 10⁻³ छोड़ देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3.0656 किलो न्यूटन। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो दूसरे पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.839, ठीक है, किलो न्यूटन। सबका आया क्या बताना जरा, 1.839। तीसरे वाले पार्ट में कुछ नहीं करना, ग्रेविटी लेनी है यानी कि 9.81 लेना है, उससे आंसर आ जाएगा। तो तीसरे वाले पार्ट में आ रहा है 2.4525, है ना। तो तीसरा जो आपसे फोर्स पूछा था उसका आंसर आ रहा है दैट इज 2.45, ठीक है, दिस इज 2.4525। देखना जरा ये आंसर। और तीनों ही केस में ट्रायंगल ही बन रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो वही उसका कहाँ पे लगेगा, ठीक है, फोर्स लोकेशन वगैरह सब निकाल सकते हैं, किस जगह पर वो फोर्स लगेगा। आया क्या आंसर ये, है ना। चलें आगे। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, ठीक है, कर्व्ड वाला, उसके बाद में हम इस टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन लिखो देखिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है ना, पिछले टॉपिक से है, ये वाला टॉपिक तो आपका खत्म है ना, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन लास्ट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वाटर प्रेशर। Find the horizontal and the vertical component of the water pressure acting on the face, acting on the face of the tenter gate, tenter of the tenter gate। कभी कोई अंग्रेजी का शब्द यदि समझ में ना आए छोड़ दिया करो, उसकी कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती। बस एक गेट है, दरवाजा है, पानी को रोकने का काम कर रहा होगा, है ना। उसकी शेप अभी बताई देंगे आपको, नोट कर लो। गेट ऑफ 90 डिग्री सेक्टर, गेट ऑफ 90 डिग्री सेक्टर ऑफ रेडियस 4 मीटर एज गिवन इन द फिगर, ऑफ रेडियस 4 मीटर एज गिवन इन द फिगर। ऑफ रेडियस 4 मीटर as given in the figure।
यहाँ पर ये सेंटर बता रखा है, ये रेडियस है, ये 4 मीटर के बराबर है। ठीक है, नोट कर लो। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा अगर कर देते तो ये सर्किल बन जाता पूरा। इस सर्किल का कौन सा वाला पार्ट है? ये क्वार्टर सर्किल एक तरीके से वो ऐसे प्लेस्ड है, 90 डिग्री पर प्लेस्ड है ना। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इसको रखा गया था। ठीक है, ये लिक्विड की सरफेस है। तो पहले मैंने पूरा का पूरा सिलेंडर रखा था, अब मैंने छोटा सा पार्ट रख दिया, सरफेसेस के साथ में ऐसे टच में है। इसको क्या कहते हैं? इसको टेंटर गेट कहते हैं। ठीक है, ये टेंटर गेट कहलाता है। नोट करो, इसमें आपको निकालना था व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल फोर्स, है ना। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर सरफेस है। निकाल पाएंगे क्या, बताना जरा। वर्टिकल फोर्स निकालने में आपको बेसिकली वेट निकालना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते समय आपको इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो क्या ये रेक्टेंगल की जो डेप्थ आएगी वो इतनी आएगी? जब आप इसको वर्टिकली प्लेन पर प्रोजेक्ट करोगे तो डेप्थ तो इतनी आएगी। विड्थ आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, कितनी विड्थ है देखना जरा, क्वेश्चन में विड्थ कितनी गिवन है। अच्छा बताई नहीं है, लिख लो, है ना, इसको भी लिख लो। टेक द विड्थ ऑफ द गेट यूनिटी, आपको 1 यूनिट लेना है ना। टेक द विड्थ ऑफ द गेट इज इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो विड्थ ऑफ द गेट है b इज इक्वल टू 1 मीटर लेना है। कभी मान लो क्वेश्चन में भी आपको एग्जामिनर जो है वो आपको देना भूल जाए, है ना, 1 मीटर देना भूल जाए, तो क्या करेंगे, मतलब जो भी विड्थ है वो देना भूल जाए तो 1 मीटर लेकर के कैलकुलेशन शो कर देना। ठीक है, चलो बताओ। देखिए इसके अंदर कंसेप्ट, तो सबसे पहले तो आप इसका fx निकालोगे, व्हाट इज fx, है ना। तो fx के लिए इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना बना, तो प्रोजेक्टेड एरिया एक बार लिख दो, ये कितना है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये वाली डेप्थ कितनी होगी। पाइथागोरस लगाओ, फिर पाइथागोरस लगा करके फिर मुझे बताओ। पाइथागोरस लगाया आपने, है ना। ये वाली जो डिस्टेंसेस थी आपके पास में, ये वाली जो डेप्थ है कितनी आ रही है पाइथागोरस लगा के। आर जो है ये बेसिकली ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ये 45 डिग्री पर होगा, तो ये वाला हो जाएगा आर का साइन कंपोनेंट, यानी कि 4 डिवाइड बाई √2, उसका डबल कर देंगे, है ना। तो ये डेप्थ आ जाएगी। तो डेप्थ में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से डेप्थ निकलेगा। सिमेट्रिकली ये प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेसमेंट के कारण ये 45, ये भी 45, तो 45 के आर का साइन कंपोनेंट नहीं है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आर साइन 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ आर की जगह 4 साइन 45 यानी कि 1/√2, है ना। तो यहाँ से निकाला कि आप लोगों ने, मुझे बताओ ये डेप्थ कितनी निकली आपकी, 5.6565, है ना, 5.656 मीटर, ये आ गया। और इसकी डेप्थ निकाल ही ली आपने। इसके अलावा जो इसकी विड्थ है वो कितनी ले रहे हैं, 1 मीटर, इधर तो 1 मीटर ले रहे हैं, तो ये एरिया बन जाएगा 5.656 मल्टीप्लाइड बाय 1 का, सबका बना गया। अब इसके बाद में fx निकालना है। fx निकाल पाएंगे क्या बड़े आराम से। fx आ जाएगा ρg(a)h बार, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो 10⁻³ किलो न्यूटन में जाएगा, वैसे भी ये तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 5.656 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय h बार 5.656 डिवाइडेड बाय 2, ये h बार हो गया। 10⁻³ को छोड़ दो, ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूटन में आया था, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करवा लिया। ये आ रहा है आपका कितना, 156, है ना, 156.911 किलो न्यूटन, सबका आया क्या। ठीक है, लोकेशन बतानी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से रेक्टेंगल की ये सरफेस पर है तो 2h/3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट लेना मैं अभी अलाउ करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको दिख जाए इजीली तो कोई दिक्कत नहीं है, 2h/3 पर लगा देंगे। ठीक है, उसने पूछा क्या है, इस चीज को नहीं भी पूछा होगा तो हम छोड़ देंगे, फिर क्यों जबरदस्ती दिमाग लगाएंगे। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेंटर गेट, बस इतना ही पूछा है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, हॉरिजॉन्टल निकाल चुके हैं, वर्टिकल निकालना है। बताओ वर्टिकल का कांसेप्ट क्या दिया था, क्या था वर्टिकल का कांसेप्ट, धीरे धीरे करके शुरू हो। मैंने बोला था सबसे पहले कर्व्ड सरफेस को पकड़ लेना, दिस इज माय कर्व्ड सरफेस, ये मेरी कर्व्ड सरफेस है। एक तो पॉइंट इसका यही है और दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। क्या करेंगे, इसका लेके जाते हैं सरफेस तक लेकर के जाओ। फिर किन के बीच में एरिया देखोगे आप, ये जो आपकी सरफेसेस तक गई है और जो कर्व्ड सरफेस है और जो आपका लेवल सरफेस है ना, तो उनकी बीच का एरिया ये बन रहा है क्या, इन सभी चीजों को मिलाकर के एरिया ये बन रहा है क्या,
ये एरिया ये बन रहा है ना। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये वाली डायमेंशन तो 1 मीटर है, तो बस इसका एरिया निकाल दोगे तो काम हो जाएगा। और इसका एरिया निकालना इज इजी और नॉट। सेक्टर का आपको एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर का 1/4, क्योंकि ये क्वार्टर ऑफ द सर्किल है, उसमें से ये वाला एरिया ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये एरिया मुझे लिखवा सकते हैं क्या सीधा सीधा कैलकुलेशन डायरेक्टली? देखो ये एरिया लिखते समय पाई आर स्क्वायर, आर था 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4। कैसे निकाला ये मेरे क्वार्टर ऑफ द सर्किल है पूरा, है ना, पूरा क्वार्टर ऑफ द सर्किल है, इसमें से ट्राइंगल माइनस करूंगा अब मैं। तो ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ट्राइंगल कितना है, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना बड़ा है इसका? बेस है 5.656 मीटर का, 5.656 मीटर का बेस है। एंड व्हाट इज द हाइट? आर का ये वाला कंपोनेंट है ना, तो दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय √2। ये आगे क्या देखना जरा, यहां से आपको एरिया मिल जाएगा, और एरिया मिल जाए तो कोई काम ही खत्म हो गया फिर। तो कितना मिला बताना एरिया, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। 4.56 सभी लोगों का 4.56 मीटर स्क्वायर इसका एरिया मिल गया है ना। ये मैंने सीधा सीधा ये जो एरिया मिला था इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्या वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। ये वाला जो प्रिज्म बन रहा है यहाँ पे उसका वॉल्यूम कितना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ये 1 मीटर की विड्थ दे रखी है ना। तो आपका ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, दिस इज इन मीटर क्यूब। सबका ये आ रहा है 4.56। देखो अब आपको क्या करना है, आपको Fy निकालना है। Fy किधर लगेगा, डायरेक्शन बताएगा कोई? क्योंकि ये वाकई में लिक्विड रिटेन हुआ ही नहीं, दीवार तो आपकी यहाँ पर रह गई, अंदर थोड़ी ना घुसेगा पानी, तो अब लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, ये लगेगा ऊपर की तरफ। मैं एक ऑब्जर्वेशन और दूंगा, इसको देखने का तरीका और दूंगा, है ना, अभी देखना भी, मेरे को याद दिला देना ना, टॉपिक से बाहर नहीं निकल जाए उसको देखे बिना। देखो ये तो हो गया इसका वेट, ध्यान दो Fy इज इक्वल टू वेट, और वेट हमेशा कैसे लिखते हैं, रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर रो यानी कि 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 4.56, आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन में, ठीक है। 44.796 मेरे पास लिखा हुआ है, चलेगा? 44.89 लिखो, देख 44.89 किलो न्यूटन आ गया सबका आंसर। सुनो मेरी बातों को ध्यान से। हाँ, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन और देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे अंदर का वॉल्यूम कैसे आ रहा है, जैसे किसी को एक और तरीके से दिखा देता हूँ, है ना, अंदर का वॉल्यूम कैसे आ रहा है। इतना कर लिया हो तो हम उस ऑब्जर्वेशन को लेने की तरफ चले, है ना। लिख लिया सारा, आंसर्स आ गए सारे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यही आंसर्स आपको दिए हुए हैं। और कैलकुलेशन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही कर लिया करो, एग्जाम में भी कुछ ज्यादा चमकाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जहां जहां हैच करते जा रहे हो वहीं पे कैलकुलेशन को खत्म करो, ठीक है। हटा दो इन सबको। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका काम तो हो गया खत्म आपका, है ना। अब हम रिसर्च कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, ठीक है। चलो रिसर्च कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो है सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट था जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, इस थ्योरी से। मैंने उस क्वेश्चन के अंदर आपको फुल सिलेंडर दिया था, उसके अलावा आपके पास में ये प्लेटफॉर्म था, इस जगह पर जाकर के लिक्विड यहाँ पर रिटेन हो रहा था, ऐसा कुछ था क्या? और मैंने बोला था कि जैसे आप कर्व्ड सरफेस ढूंढते हो तो कर्व्ड सरफेस ये है जो लिक्विड के टच में है, टच में यही है, बस इनको मत देखना भाई, लिक्विड ही टच में नहीं है तो फोर्स काहे कैसे लगाएगा वो। सीधा सीधा आप इसको यूं बोल दे कि अगर आप सरफेस ये वाली नहीं भी रखते तब इससे ही तो काम हो रहा है, सारा का सारा लिक्विड इसके टच में है तो वो फोर्स इसी को देगा। तो कर्व्ड सरफेस बस यहाँ से यहाँ तक की आपकी, है ना, ध्यान देना। अब इस कर्व्ड सरफेस को जब आपने यहाँ पर देखा तो इसको देखने के बाद में मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले तो कर्व्ड सरफेस को आइडेंटिफाई करो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस को आइडेंटिफाई करो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस पे फोर्स लगो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। अब आपके पास में यहाँ पर मैंने लिखा भी था उस समय लेकिन मैंने बताया नहीं आपको, ये ए पॉइंट ले लिया, ये आपने मान लेते हैं बी पॉइंट ले लिया, और ये आपने मान लो सी पॉइंट ले लिया। इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, है ना, दो पार्ट में कैसे, जैसे ए से लेकर के बी वाले पार्ट में क्या वाकई में अगर सिर्फ ए बी वाले पार्ट का कर्व देखें तो ए पॉइंट तो यही है सरफेस पर, और बी पॉइंट को आप सरफेस तक लेकर के जाओगे तो आपके पास में जो डायग्राम बना, क्या ये वाकई में लिक्विड को रिटेन कर रहा है क्या? तो ये जो फोर्स लगेगा इतने पार्ट में, क्या नीचे की तरफ लगेगा और कितना लगेगा, इसके वेट के बराबर होगा। तो उस वेट को मैं W1 कह देता हूँ, कर दिया इतना। अब देखो ध्यान देना, नीचे वाले पार्ट में अगर आप अब निकालना चाहते हो नीचे वाले पार्ट के लिए, तो नीचे वाले पार्ट के लिए बताओ जरा, नीचे वाले पार्ट के लिए भी वही कैलकुलेशन करोगे। नीचे वाले पार्ट में यानी कि इस वाले पार्ट में जो आपका पॉइंट बने वो ये और ये पॉइंट बना, इसको आप लेकर के जाओगे सरफेस तक, इसको आप लेकर के जाओगे सरफेस तक, जो बाउंड्री बनी उससे आप क्या निकालते हो, उससे आप निकालते हो वेट रिटेन।
अब ये जो वेट रिटेंड है ये वाकई में है नहीं, लिक्विड नहीं है यहाँ पर, है ना, इस वाले सरफेस पर, तो इस वजह से ये जो लगेगा ये कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इसको W2 कह दें। तो W2 जो आया वो आपका यहाँ से आया, ब्लू कलर को देखो आप पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक W2 आया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ W1 आया था रेड वाला पार्ट जो ब्लू में भी है कॉमन। तो अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या सिर्फ अंदर अंदर वाला पार्ट बच जाएगा, क्या सिर्फ अंदर अंदर वाला पार्ट बच गया। तो टुकड़ों में देखना भी सीखो, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस होती है उसमें, क्योंकि दोनों ही काम हुए थे यहाँ पे इस कर्व्ड सरफेस के अंदर, इतने पार्ट में तो वाकई में लिक्विड रिटेन हुआ था और इतने वाले पार्ट में लिक्विड रिटेन नहीं हुआ था। बात समझ में आ गई? तो ओरिजिनल कैलकुलेशन इसके ऐसे आती है ना। बना लो आप ये वाला डायग्राम भी बना लो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बॉयंसी की कंसेप्ट ब्रेक लेने के बाद, है ना। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में बॉयंसी एंड फ्लोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।